भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं आपके सामने ला रही हूँ। बच्चों, ये एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें एक आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, भूमि का परिमाप ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें आयताकार परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। हमें आयताकार भूमि का परिमाप, आयताकार जो परिमाप होता है, पूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। हमें समीकरण दिया गया है और उसका हल करना है। तो इज इक्वल टू के दोनों तरफ कोई संख्या हमें दी गई है, तो एक्स वाले को इधर और अंक को हम एक तरफ ले लेंगे। जब ये इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इज इक्वल टू के इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब ये 5 से 3 घटाएंगे, 2x बराबर 5 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब ये 2 वाला इज इक्वल टू किधर जाएगा तो बटे में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर -1 आएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है जिसकी एक संख्या 12 है। देखिए, सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस त्रिक क्या है। तो पाइथागोरस त्रिक में हमें ये मान ज्ञात करने होते हैं 2m m² - 1 m² + 1। और जो अभी हमें एक सदस्य या एक संख्या दी गई है उसे हम m मान लेते हैं, और m की जगह उसके मान रख के इन तीनों को हमें ज्ञात करना है। ये पाइथागोरस त्रिक होती है। सर्वप्रथम m² - 1 हम ज्ञात करेंगे। तो m² - 1 बराबर हमने 12 रख दिया, इसके बराबर 12 रखेंगे, इसके बराबर और इसके बराबर, और क्रमागत हम मान ज्ञात करेंगे m के। तो 12 लिखा हमने, m² = ये एक इधर चला गया तो 13 हो गया। m का मान पूर्णांक नहीं होगा। अब हम कोशिश करते हैं m² + 1 बराबर 12 रखा हमने, तो ये m² ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m² बराबर 11, जो m के लिए पूर्णांक मान नहीं होगा। फिर हम तीसरा देखेंगे 2m बराबर m, तो m बराबर 6। अब हमने देखा जब m बराबर 6 आ गया, सर्वप्रथम तो हमने m का मान ज्ञात कर लिया इसके थ्रू। मान ज्ञात करने के बाद हम m² - 1 निकालेंगे, तो 6m की जगह 6 रखेंगे, 36 - 1 35 आएगा। फिर m की जगह 6 रखेंगे तो 37 आएगा, और फिर m की जगह रखेंगे तो ये आ गया 12। 2m 12, m² - 1 35, m² + 1 37। तो हमारा त्रिक जो है पाइथागोरस त्रिक वो हो गई 12, 35 और 37। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पूर्ण प्रश्न हम देखते हैं कि हमें एक डलिया में 8 संतरे और 6 नींबू दिए गए हैं। नींबू और संतरे का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। नींबू और संतरा लिखा है, मतलब नींबू पहले और बाद में संतरा, और इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो नींबू कितने दिए, 6/8, 2 से कट जाएगा, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, इसे 2 × 2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 3 नीचे 4। तो नींबू और संतरे का अनुपात आ गया 3:4। प्रश्न हम देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसे हमें सरल करना है। उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। सर्वप्रथम हम जो सवाल दिया है उसे हम लिख लेंगे। अब हम 3 की घात -7 गुणा, चूँकि गुणा भाग का निशान था यहाँ पे, तो जब भी भाग के हम गुणा में लिखते हैं और संख्या को पलट देते हैं, तो ये जो था हम इसे 1/, करके लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। और जब बटे में कोई घात लिखा है, जब हम उसे ऊपर लाएंगे तो उसका जो घातांक है इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये ऊपर आएगा तो 3 की घात -10 हो जाएगा। अब जब आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो घात आपस में जुड़ या घट जाती है। तो 10 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे, सॉरी, तो 10 और -3 ये हो जाएगा प्लस का 3 और -5। उन दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात -2। वो माइनस को 2 अर्थात इसे हम बटे में लिखेंगे, तो क्योंकि हमें धनात्मक घातांक, तो ये धनात्मक करने के लिए हम इसे बटे में ले आएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का हल ये होगा। देख रहे हैं प्रश्न ये दिया है, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें समान चर अचर वालों को साथ रखना होता है। ये दोनों x वाले, हम दोनों को x वालों को प्रश्न को उतारेंगे, फिर दोनों x वालों को और y वालों को साथ में रखेंगे। दोनों में माइनस का चिन्ह था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब हम देखते हैं a + b यहाँ भी है, a + b यहाँ भी है, तो हमने यहाँ से y ले लिया और यहाँ से x बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा a + b, और यहाँ भी a + b। अब दोनों में से हमने a + b बाहर ले लिया तो x माइनस का y बचेगा। ये हमारा गुणनखंड आ गया। देखिए कितना आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। हमें ये सवाल दिया गया है और इसे हमें हल करना है। तो सर्वप्रथम हम सवाल को उतार लेंगे, ये हमने उतार लिया है। उतारने के पश्चात
6/5 गुणा -3/12 धन 6/5 गुणा 5/12। इस कोष्टक को हमने हटा दिया, इस प्रकार से लिख दिया। अब हम देखते हैं कि दोनों में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है। तो 6/5 दोनों में था, तो हमने दोनों से 6/5 बाहर ले लिया, तो यहाँ -3/12 धन का चिन्ह, यहाँ 5/12 बचा। अब जब हमने इसे कॉमन ले लिया तो दोनों के हर समान थे, तो हमने -3 और 5 को जोड़ दिया, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 5 से 3 घटा देंगे, 2/12 हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 से 12 को काटेंगे 2 आएगा, और उस 2 से ये 2 कट जाएगा, या आप 2 से भी काट सकते हैं तो भी ये कट जाएगा, तो आंसर हमारा 1/5 बचेगा। प्रश्न, हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रश्न को सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सवाल जो हमें दिया है इसे हम उतार लेंगे। इसके पश्चात 2, 5, 3 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 60। फिर दोनों पक्षों को हम 60 से गुणा कर देंगे। ये देखिए हमने 60 से गुणा कर दिया, z/2 - 1/5, और ये जो था दोनों में 60 का जब गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 30z माइनस 2 से 60 कट जाएगा तो 30 बचेगा, यहाँ 5 से कट जाएगा तो 12 बचेगा, यहाँ 3 से कट जाएगा तो 20 बचेगा, यहाँ 4 से कट जाएगा तो 15 बचेगा। अब z वाले को हम एक तरफ ले लेंगे, ये आ गया 30 और ये 20 और ये 12 इधर आ जाएगा, धन का निशान। अब 30 से 20 घटाएंगे तो 10, इन दोनों को जोड़ देंगे 27, z बराबर 27/10, ये हमारा उत्तर आ गया। ये वर्ष 2023 पिछले साल ये प्रश्न आया हुआ है। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो हमें दिया है 45 डिग्री। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की माप जो है वो ये होती है 360, और प्रत्येक कोण की माप 45 डिग्री हमें दी गई है। तो हमारा ये सूत्र होता है कि बाह्य कोणों की संख्या बराबर 360/n, 360/n, n यहाँ कोणों की माप होती है। तो 45 से जब हम 360 को भाग देंगे तो 45 8 360 होगा। ये समबाहुभुज की संख्या आ गई हमारी 8। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसे छोटी संख्या जिसका हम 256 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसका 256 में हम गुणा करेंगे तो वो पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 256 का इस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे। ये आ गया 2 कितनी बार आ गया, 8 बार। तो 256 बराबर हमने इसके गुणनखंड लिख दिए 2 का गुणा 8 बार। तो जब हम 8 बार गुणा कर रहे हैं तो हम देखते हैं घन के लिए हमें 3-3 के समूह की आवश्यकता है। तो यहाँ 2 का एक समूह बना है, 2 का 2 समूह बना है, तीसरा समूह में 1 2 का में, तो हम लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड के 3-3 समूह बनाने पर 2 का एक समूह का एक गुणनखंड कम है, अर्थात 2 से गुणा करने पर 256 जो है वो पूर्ण घन बन जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ऐसे घनाभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है जिसके आधार का क्षेत्रफल ये दिया है और जिसका आयतन हमें दिया है। देखिए, घनाभ जब भी हमें किसी भी घनाभ किसी भी आकृति के बारे में है तो हमें उसका सूत्र ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो आधार का क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों? क्योंकि वो एक आयत होता है घनाभ की का आधार, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। हालांकि हमें दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल तो बराबर 18, और हमें आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 18 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमें आयतन दे दिया, हमने यहाँ रख दिया, आधार का क्षेत्रफल हमने यहाँ रख दिया, ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है, हमने यहाँ रख दिया। अब हम ऊंचाई को यहीं रहने देंगे, इक्वल टू के इधर इसको ले जाएंगे तो 18 90 के बटे में आ जाएगा। वो सेंटीमीटर ये घन था तो ये स्क्वायर से कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 18 पंजे 90 होता है। तो ये हमारा उत्तर आएगा घनाभ की ऊंचाई बराबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। की ओर हम ये हमारा सवाल है, इसे हमें हल करना है। सर्वप्रथम हल करने के पहले हम सवाल को उतारते हैं। ये हमने सवाल को उतार दिया। इसके बाद हमने देखा 2/5 गुणा -3/7 माइनस, अब ये जो 1/14 है इसको हमने लिख दिया, हमने इसको पीछे और इसको आगे रख दिया। ये 1/14 को हमने पीछे रख दिया। अब हम देखते हैं कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, तो 3/5, यहाँ भी ये 3/5 कॉमन आ रहा है इन दोनों में। तो हमने इन दोनों में से 2/5 3/5 बाहर आएगा, ये गलत लिखा है। दोनों में से हमने 3/5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा -2/7। तो चाहिए, देखिए यहाँ 3/5 है, यहाँ 2/5 है, तो हम दोनों में से 2/5 नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे 3/5 लेंगे और यहाँ बचेगा 2।
अब ये हो गया -2/5 और -3/7। इन दोनों में से जब हमने एक चीज़ को कॉमन लिया तो -3/7, दोनों में 3/7 है कॉमन। ये देखिए 3/7 और ये 3/7, तो 3/7 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। माफ़ कीजिएगा, गलत हो गया। महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न को हमें हल करना है। हमने सर्वप्रथम प्रश्न को उतार दिया, प्रश्न को ये लिख दिया। अब हम देखेंगे, देखिए 3/7 इसमें भी है, 3/7 इसमें भी है। बस इस प्रश्न में हमने -1/14 को पीछे लिख दिया और इसे आगे लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही है जिसे हम बाहर उभयनिष्ठ ले सकते हैं। देखिए इसमें भी 3/7 है, इसमें भी 3/7 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हमने -3/7 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 2/5 धन यहाँ 3/5, ये लिख दिया हमने, और गुणा हो जाएगा -1/14, ये हमने किया। इसके बाद ये देखिए ये वाला आ गया। इसके बाद दोनों के हर समान है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो 5/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, और -3/7 -1/14। अब इन दोनों में हम हर देखते हैं, तो इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। 7 से 14 को भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे माइनस का 6 आएगा। 14 से 14 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 6 और माइनस का 1 जोड़ देंगे तो माइनस का 7/14। 7 से 14 को काटेंगे तो माइनस का 1/2, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 5 ऊपर और 5 नीचे कैंसिल होके 1 आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बस हमारा उत्तर। महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने कि किसी बहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात, जो बहिष्कोण है अंतःकोण से अनुपात 1:4 दिया हुआ है। इस बहुभुज की हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है बहुभुज का बहिष्कोण बराबर 360 डिग्री बटे n, जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या है। अब हम देखते हैं समबहुभुज का अंतःकोण, ये हमारा दूसरा सूत्र है कि बहुभुज के अंतःकोण बराबर n-2 गुणा 180 बटे n होता है। n-2 गुणा 180 बटे n होता है। अब प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात दिया है हमें। देखिए बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात, तो बहिष्कोण मतलब ये पूरा, अंतःकोण मतलब ये पूरा, दोनों का अनुपात हमें क्या दिया? 1:4। तो सर्वप्रथम हम 360 बटे n और उसके बटे में लिखेंगे n-2 इंटू 180 बटे n बराबर 1:4। अब हम देखते हैं ये वाले n से ये वाला n कैंसिल हो रहा है, कट गया। ये 180 से ये जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहीं रहने लगेगा, तो ये हमने पलट दी। जो पलट n नीचे रहेगा, ये वाला n सबसे ऊपर चला जाएगा, हमने इस प्रकार लिख दिया 360 बटे n गुणा n बटे n-2 इंटू 180 104। अब हम देखेंगे n से n कट जाएगा, 180 से 360 को काटेंगे तो 2 बचेगा, n बटे n-2 बराबर 1/4। अब हम इसका त्रियक गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और n-2 का 1 में करेंगे तो n-2 बराबर 8 आ गया। अब हम n निकालने के लिए ये -2 का इक्वल टू किधर लाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 10। अतः समबहुभुज की भुजाओं की संख्या है जो है वह 10 आएगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कि हमें एक कार जो है वो 5 लाख में खरीदी गई और 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात करना है हमें, तो कार का वर्तमान जो मूल्य है वो 5 लाख है। अवमूल्यन दर अर्थात जो हमारी दर है वो है 8% वार्षिक, ये हमारा ब्याज लग रहा है उसमें। तो 1 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य 1 माइनस दर बटे 100 की घात समय, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। वर्तमान मूल्य हमारा 5 लाख था, -1 माइनस दर क्या थी? 8/100 की घात 1, क्योंकि 1 वर्ष की बात की जा रही है। तो 8 से हम जब 100 को काटेंगे तो ये 2/25 आएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 25 माइनस 2/25 से जाएगा, 25 से 2 घटाएंगे तो 23/25 से जाएगा। फिर हम 25 से 5 लाख को काटेंगे और जो आएगा उसमें हम 23 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4,60,000। 1 वर्ष बाद कार का जो मूल्य है वो हो जाएगा 4,60,000।
महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक व्यक्ति किसी नगर के पास से स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां संलग्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। देखिए, हमें दिया गया है कि दूरी ये 2 किलोमीटर से शुरू होकर 22 किलोमीटर दिया गया है, जहां हमने ये y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर लिया है, और ये समय है जहां हमने 8, 9, 10 से लेकर 12 बजे तक का समय, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे हमने 2 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा लिया है। सर्वप्रथम हमारा ये आलेख जो है, इसमें हम एक्स और वाई अक्ष पे जो मानना है वो लिखेंगे, उस पैमाने को यहाँ पे लिखेंगे। इसके पश्चात हम फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया, तो जो हमारा पैमाना है उसे हम बता देंगे। क्या पैमाना है हमारा, तो 4 इकाई 1 घंटा, यहाँ पे 4 लाइन बराबर 1 घंटा माना गया एक्स अक्ष पे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया होगा, तो हम देखते हैं पूरी यात्रा के लिए उसने समय कितना लिया है, तो 8 बजे से चालू होकर और ये 11:30 बजे तक, तो कितना हो गया, 3 घंटा और आधा घंटा है ना। 8 के बाद 9, 10, 11 और आधा, 3.5 घंटा, तो हमने ये लिख दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न देखेंगे और ग्राफ से हमें उत्तर देना है। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, तो व्यापारी का जो स्थान है नगर से उसकी दूरी हम यहाँ से देखते हैं, तो 22 किलोमीटर की। कितनी है, 22 किलोमीटर की। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका, तो हम देखते हैं कि हाँ 10 बजे, वो देखिए ये यहाँ से इतनी दूर रुका था, 10 बजे से 10:30 बजे तक रुका, आलेख से हमें दिख रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ई किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, तो हम देखेंगे सबसे अधिक जो उसकी चाल थी तो वो 8 से 9 के बीच में थी। ये देखिए 8 से 9 के बीच में वो 10 किलोमीटर चला, सबसे ज़्यादा चला। तो बस हमें आलेख देख के इसका उत्तर देना है। इस प्रकार